वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप लोग करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो चैनल होगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेज देगा, साथ साथ आप लोग को काफ़ी स्मार्ट बना देगा नॉलेज के मामले में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को डायरेक्टली चैनल का नाम बताता हूँ, देख ली SGI कंपटीशन क्लासेस, जीके जीएस बाय रोहित सर। आप लोग फ्रेंड्स, अगर आप लोग कभी पढ़े नहीं है तो प्लीज़ जाके एक बार वॉच कीजिए इस चैनल के माध्यम से। आप लोग को वो कंटेंट मिलेगा जो आज तक आप लोग पढ़े नहीं थे। मेरा रिक्वेस्ट है, और आप लोग हमारे चैनल को वॉच करते हैं रेगुलर वे में, तो आप लोग जाके पढ़िए। इनके ऐसा पूरा कोई टीचर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आप लोग को जीके जीएस के रूप में, तो आप लोग जरूर वॉच कीजिए। चलिए आज इसका मैं एक कंटेंट दिखाना चाहता हूँ और आप लोग देखिए कि इस टाइप से पढ़ाते हैं, इसका कंटेंट क्या होता है। देखिए, मैं भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा इसके पूरे कंटेंट को। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़े होंगे लोक लेखा समिति के बारे में, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा राज्यसभा से कुल 7 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 सदस्य होगा। कितना होगा फ्रेंड? 7 सदस्य होगा। हालांकि देख सकते हैं आप लोग को आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। नेस्कॉम के नए सभापति कौन है? ये आप लोगों के बीच क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, सिंधु गंगाधरन। ऑलरेडी आप लोग इनका फिगर भी देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। नेस्कॉम के नए सभापति कौन बने हैं? सिंधु गंगाधरन। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए नेस्कॉम के बारे में पूरे के पूरे यहाँ पे टिप्पणी लिख दिया गया। अब देखिए आराम से क्या लिख रहा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यानी कि मैं सबसे पहले अगर नॉस्कॉम का फुल फॉर्म आता है तो आप लोग काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। इज एन इंडियन नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन। तो फ्रेंड लिख सकते हैं, देख सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग को सेवा प्रदान करता है। और इसका गठन आप लोग देख सकते हैं कब हुआ था? 1 मार्च 1988 को हुआ था। और इसका जो सभापति सिंधु गंगाधरन है और अध्यक्ष जो राजेश नाम भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था सभापति कौन है, तो सिंधु गंगाधरन को याद कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग नेस्कॉम के अध्यक्ष को भी याद कर सकते हैं। देखिए NASSCO, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। तो क्या होता? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। देख लीजिए कितना बढ़िया कंटेंट रहता है इनका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सबसे पहले फैन लिख रहा है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह सभी सही है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही है। यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और यह यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल भी है। क्लियर है? अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अभी तक वर्तमान समय में, यानी कि आज तक, यानी कि 18 जनवरी तक कुल 43, यानी कि कुल 43 जगह को शामिल किया गया। ये भी याद रखिएगा, जिसमें फ्रेंड्स लास्ट जो है 43वां नंबर है मदुरई है, केरल का। क्लियर है? और 42 नंबर को जो था वह होयसल है, जो कि हम्पी में है। क्लियर है? अब 41 आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या था? शांति निकेतन था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने? ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ये आप लोग देखे भी होंगे और करंट अफेयर वॉच किए होंगे, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। फ्रेंड, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है, देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। तो राइट आंसर क्या है? देवजीत सैकिया होंगे बीसीसीआई के नए सचिव। अब देख सकते हैं आप लोग पूरे के साथ। सबसे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो फ्रेंड बीसीसीआई का अध्यक्ष जो बने हैं रोजर बिन्नी बने हैं। वही उपाध्यक्ष की बात करना चाहते हैं तो राजीव शुक्ला हैं। और सचिव दे सकते हैं किनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो देवजीत सैकिया। और वही आईपीएल चेयरमैन के बारे में बात करना चाहते हैं, अरुण सिंह धूमल है। और मुख्य चयन करता, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे आज चैंपियंस ट्रॉफी का भी चयन हुआ भारतीय क्रिकेट टीम में। भारतीय क्रिकेट टीम का जो चयन हुआ था उसमें मुख्य चयन करता है भारत के फॉर्मर यानी कि गेंदबाज अजीत अगरकर। ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, तो अजीत अगरकर मुख्य चयन करता है। और ट्रेजर जो है प्रभदेज सिंह भाटिया है। और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य जो कोच है, आप लोग को ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वैसे आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, गौतम गंभीर है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच भी है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और आईसीसी के जो अध्यक्ष बने हुआ एनिसा, सॉरी एनिसा मैं बोलता हूँ,
अमित शाह के बेटे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे उनका बेटे का क्या नाम है, जय शाह। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और शख्स देख सकते हैं बीसीसीआई के बारे में कंटेंट पूरे के पूरे, देखिए क्या कंटेंट है। देखिए बीसीसीआई के बारे में पूरा लिखा है। खेल, इसका संबंध क्रिकेट से, क्षेत्राधिकार भारत, सदस्यता 41 है। देख सकते हैं इसका गठन कब हुआ था, 1 दिसंबर 1928 को। और इसके साथ साथ इसका संबंध आईसीसी से है। और फ्रेंड्स ये भी देख सकते हैं इसके बाद हो, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग देख सकते हैं वानखेड़े स्टेडियम में है। अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। और सीईओ हेमंग अमीन है। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला है। उसी पर सचिव भी देख सकते हैं देवजीत सैकिया है। पुरुष कौन का है, तो गौतम गंभीर है। और महिला कौन है, अमोल मजूमदार। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया कंटेंट है ये। तो फ्रेंड इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, ऐसा कंटेंट कहीं ना मिलेगा आप लोग को जीएस के मामले में। तो आप लोग देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखा है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, मिलान करना आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए ये सूची 1 है और ये वनस्पतिक नेम है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भी, और यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या इसका आंसर दिख रहा है। सबसे पहले देखिए चावल, तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा चावल का जो वनस्पति का नाम है उसे बोलते हैं ओराइजा सैटावाइला, यानी 1 का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसी प्रकार मूंगफली को बोलते हैं एरिकस हाइपोएजिया, तो ऑप्शन नंबर 4 कर सकते हैं। सी, गेहूं को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन नंबर 1 कर सकते हैं। कपास, तो फ्रेंड्स कपास को बोलते हैं गोसिपियम हिरसुटम, तो क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय जो बनी थी, कमलजीत सिंधु थी, कमलजीत संधू थी, कमलजीत संधू। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए इनके बारे में कंटेंट क्या लिखा है। देखिए भारत में एशियाई खेल हॉन्गजू, सबसे पहले याद रखिएगा ये कहाँ पे हो रहा था, चीन में हो रहा था। कहाँ होता फ्रेंड्स, चीन में हो रहा था। हॉन्गजू चीन में हो रहा था। 2023 अभियान में 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ समाप्त किया गया, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, देखिए 28 स्वर्ण पदक, 28 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। और कमलजीत सिंह संधू एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भारतीय महिला बनी है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। और इन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम लिया। तो अगर आप लोग एनटीपीसी का प्रिपरेशन करते हैं तो इस टाइप्स का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। सही मिलान करें। फ्रेंड्स ये आप लोग को मैच करना है, यानी कि किनका संबंध किससे है। ऑलरेडी सबसे पहले देखिए मार्लो मिंटो सुधार एक्ट, तो फ्रेंड मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, तो ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़े हैं तो 1909 के समय हुआ था। क्लियर है। और वही बात करते हैं सैमन कमीशन, तो सैमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था, 28 में भारत आया था। चौरी चौरा घटना कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और दांडी मार्च कब हुआ था, तो 30 मार्च 1931 को हुआ। सॉरी सॉरी 6 अप्रैल, सॉरी 12 मार्च 1930 को चलना प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को फाइनली तक पहुंच गया था। तो सभी का संबंध, तो सबसे पहले फ्रेंड दांडी मार्च का संबंध किससे था, तो नमक कानून विरोध से था। चौरी चौरा कांड का संबंध किससे था, तो देखिए असहयोग आंदोलन की वापसी से था। वही मार्लो मिंटो सुधार का था सिंपल वे अब सांप्रदायिकता का निर्वाचन था। और साइमन कमीशन का था देशव्यापी आंदोलन। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, तो ए का 3, तो ए का 3 और बी का 1, तो बी का 1 और सी का 2, ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। देख लीजिए इस टाइप से। क्लियर है। और ऑलरेडी आप लोग देख भी रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी 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 फेमस क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा स्ट्रगल, तो ऑलरेडी पता होगा भारतीय सॉरी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक थे सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो काफ़ी अच्छे से सुभाष चंद्र बोस को लिख सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था, जानकी बोस। ये भी एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया था। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वह 23 जनवरी को होता है। ये भी आप लोग को याद रखिएगा, जो कि नज़दीक है, 23 जनवरी को हुआ था। और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं हम लोग जवाहरलाल नेहरू का। तो फिर भारत की खोज जो पुस्तक लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित किया गया है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रता जो प्रदान किया गया आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया, आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया था। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से आर्टिकल नंबर 19 को जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 19 ए होता है, 19 बी होता है, ये 1 2 3 देखिए 19 ABCD के अनुसार आप लोग पढ़ लीजिए, सबसे बेटर होगा। सबसे पहले 19 में दिया गया। चलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 19 ए होता है, फिर 19 बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी कर सकते हैं, ई कर सकते हैं, एफ को रिमूव कर दिया गया, उसके यहाँ पे जी है। तो देखिए टोटल कितना है, ये 6 है।
पहले ए में, तो फ्रेंड्स ए में ये लिखा गया आप लोग को बोलने का स्वतंत्र यानी कि बोलने की स्वतंत्रता बोला गया है, क्लियर है। और बी में ये बोला गया आप लोग कहीं भी जाकर यानी कि देखिए बी में ये बोला कि आप लोग कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं, क्लियर, इस सभा करने का है। और सी में ये बोला गया कि आप लोग 4 या 4 से अधिक लोग हैं तो मिलकर एक ग्रुप या संगठन बना सकते हैं। डी में ये बोला गया 19 का डी में ये बोला गया अब भारत के किसी भी क्षेत्र में आप लोग बस सकते हैं, ये बोला गया। ई में, तो फ्रेंड्स आप लोग ई में ये बोला कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ई में क्या है, क्लियर है। और जी में ये बोला कि आप लोग कोई भी व्यापार कर सकते हैं, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ऐप में जो था वह 19 ऐप में संपत्ति का अधिकार था जिसे हटाकर 300 ए में जोड़ा गया, क्लियर है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था आप लोगों के बीच में मैं समझा दिया हूँ, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लॉर्ड लिनिथगो ने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा था। तो राइट आंसर लिखिए लॉर्ड लिनिथगो कहा था, ठीक है। चलिए अब बातें करना चाहते हैं फ्रेंड, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं लॉर्ड लिनिथगो के बारे में, तो ऑलरेडी इसका टेन्यूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या था। वही बात करना चाहते हैं चर्चिल का, तो फ्रेंड जॉन चर्चिल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, लॉर्ड चर्चिल के बारे में। जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था यानी कि जब सेकेंड टेन्यूर में गए थे, यानी कि जब सेकेंड यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था, जब महात्मा गांधी गए थे, तो फ्रेंड चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा नंगा फकीर कह दिया था, ये आप लोग फेमस होगा। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अलग हुआ था, क्लियर है। और पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वही बात करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आप लोगों को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहले देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो देखिए यहाँ पे आंसर आगे देख लीजिए ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना। 2 का 4 लिख रहा। सबसे पहले फ्रेंड देखिए गोल्ड क्रांति, तो गोल्डन क्रांति का जो संबंध था उर्वरक से होता है, इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। वही बात करना चाहते हैं ग्रे क्रांति का, तो फ्रेंड ग्रे जो होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए गोल्डन क्रांति का जो संबंध होता है वह हॉर्टिकल्चर एंड हनी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। वही ग्रे क्रांति का जो संबंध होता है वह उर्वरक से होता है। वही पीली क्रांति, पीली तो सबसे ईजी है, तिलहन से लिख सकते हैं। और काली क्रांति जो होता है वह पेट्रोलियम उत्पादन से होते हैं। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग क्लिक कर सकते हैं, इससे क्लियर है। तो कंटेंट को देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच कंटेंट दिखाना चाहता हूँ। सर कितने मेहनत से आप लोग बीच कंटेंट जमा करते हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ऑनलाइन क्लास को वॉच कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्वागखु किस देश की सीमा पर स्थित भारत का पहला गांव है? तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था। देखिए अम्वा अम्वागखु किस देश की सीमा पर भारत का गांव है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। क्या फ्रेंड? म्यांमार। अब बात करना चाहते हैं म्यांमार का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स म्यांमार से आप लोगों को पता होगा, म्यांमार को जो भारत का जो सीमा जो स्पर्श करता है उस कुल 4 राज्यों को टच करता है। उसके लिए आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं, आना मामी। क्या याद कीजिएगा? आना मामी, आप लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं। आ फॉर होता है अरुणाचल प्रदेश, ना फॉर नागालैंड, मा फॉर मणिपुर, अमी फॉर मिजोरम। इस टाइप से आप लोग चारों स्टेट को याद कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं मैप में भी दिया है, देख सकते हैं। अवांगखु भारत में म्यांमार सीमा पर स्थित भारत का पहला गांव है। यह नागालैंड के फेक जिले में स्थित है, क्लियर है। चलिए अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी? काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर लिख रहा है 1982 में। तो देखिए अकबर के द्वारा दीन इलाही की जो शुरुआत किया गया था 1982 में चालू किया गया था, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए दीन इलाही का अर्थ होता है ईश्वर एक है, ईश्वर एक होता है, क्लियर, यानी सभी धर्मों के लिए एक बनाया था। और इसी के बाद 1583 में इलाहाबाद शहर का स्थापना किया था। तो फ्रेंड क्वेश्चन आता है इलाहाबाद शहर की स्थापना कब हुआ था? तो 1583 में। किसकी? और इसकी स्थापना जो भी किया था वो अकबर ने ही किया था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्लियर है। इसके द्वारा सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए इन्होंने 1562 में दास प्रथा को अंत किया था। उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा पर रोक लगाया था। उसके बाद 1564 में सबसे फेमस जजिया कर पे जजिया कर को बंद किया था। ये सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। अब 1575 में इबादत खाने कारखाना चलाया था, इस चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा। फिर 1571-72 के समय इन्होंने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण करवाया था। तो ये सारे फैक्ट्स था इनसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, विद्या जनजाति जो है श्रीलंका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। मृच कटिकम किसने लिखे थे? सबसे फेमस क्वेश्चन है मृच कटिकम। तो फ्रेंड्स देखिए इसका बुक भी दिया हुआ है। तो मृच कटिकम जो लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? शूद्रक। तो राइट आंसर शूद्रक लिख सकते हैं। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं कालिदास को। तो फ्रेंड्स कालिदास द्वारा क्या लिखा गया था? सबसे फेमस अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम वह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इसके साथ साथ रघुवंशनम भी जो लिखा गया था वह कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया था? तो भारत में पेटेंट अधिनियम जो लागू किया था 1970 में लागू किया था। 1970 के समय भारत में पेटेंट अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अब देखिए इसके बारे में क्या लिख रहा है। भारत में पेटेंट कानून का इतिहास 1911 में शुरू होता है, जब भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम 1911 लागू किया गया था। वर्तमान पेटेंट अधिनियम 1970 भारत में पेटेंट से संबंधित मौजूदा कानून से में संशोधन और समेकित करने के लिए 1972 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला उल्लाह को निम्नलिखित में किस मामले में फांसी दी गई थी? सबसे फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लोग काफ़ी क्लिक भी कर दिए। तो देखिए, तो राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा। सबसे पहले इस देखिए मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। लखनऊ से शाहजहानापुर शाहानाबाद था शायद। लखनऊ से लेके देखिए मैं लिख देता हूँ, ये लखनऊ से लेके शाहजहानाबाद के लिए एक ट्रेन चल रहा था। क्लियर है? जिसके बीचों बीच एक स्टेशन आ चुका था और उस स्टेशन का नाम था ककोरी। और ये जो ट्रेन चल रहा था उसका ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। देखिए मैं लिख देता हूँ 8 डाउन ट्रेन, मैं खुद इन्हीं से पढ़ा था। तो 8 डाउन ट्रेन था। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 8 डाउन ट्रेन। और ये जो घटना हुआ था देखिए मैं लिख देता हूँ 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को। तो इसी समय में इन लोगों का एक गठन हुआ था, पार्टी बना था, जिसे हम लोग बोलते हैं ये एक गठन बना था HSRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो फ्रेंड ये सारे लोगों ने मिलकर इस पर चंदा इकट्ठा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए हमला कर दिया था, जिस वजह से काकोरी षड्यंत्र केस को माना जाता है। क्लियर है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, भारत माँ के 3 सपूतों को फांसी। देखिए लिखा हो क्या कंटेंट है इसका। मैं कंटेंट में तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन जितना तारीफ करें उतना कम है। तो फ्रेंड देखिए 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को ककोरी में लूट लिया था। इस मामले में 9 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। देखिए काफ़ी अच्छे से आप लोग देख सकते हैं ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसी शिलालेख संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कालसी। देखिए कालसी शिलालेख का जो संबंध है वह अशोक से है। किससे है फ्रेंड्स? अशोक से है। तो देखिए अशोक से है, ये क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग अगर मौर्य वंश पढ़े हैं तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्लियर है? और उनके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार था। और उसके बेटे का नाम क्या था? अजात अशोक था। और फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग को पता, धर्म परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो अशोक ने दिया था। और अशोक के टेन्योर के समय इन्होंने शिलालेख से पढ़ना स्टार्ट किया था। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पढ़े होंगे अशोक 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 ने फ्रेंड्स लास्ट में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक के द्वारा सबसे जो महान जो युद्ध था वह कलिंग का युद्ध था। कलिंग का युद्ध है। और कलिंग का युद्ध का जो जिक्र किया था सातवें शिला अभिलेख में किया गया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कलिंग युद्ध के बाद इसके लाइफ में काफ़ी परिवर्तन हुआ था। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। और इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। देखिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। देखिए कालसी उत्तराखंड के देहरादून जनपद में विकास नगर के सम्मुख है। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं कालसी में यमुना और टोंस नदी का संगम स्थल है। इसी संगम के किनारे यह शिलालेख है। तो इस चीज़ को आप लोग कंटेंट में देख सकते हैं। आप लोग काफ़ी मोहब्बत से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। विष्णु प्रयाग किन 2 नदियों का संगम है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे संगम के बारे में। तो देखिए इसके बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, देखिए इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले एक अलकनंदा। देखिए ये जो नदी जा रही है इससे पूरे बोलते हैं अलकनंदा। देखिए मैं लिख देता हूँ अलकनंदा। ये अलकनंदा जाते इसमें 4 होता है। सबसे पहले होता है एक नंदाकिनी होता है, एक फिर मंदाकिनी होता है, एक धौलाधीरा होता है, एक पिंडारी होता है, और एक होता है भगीरथी प्लस अलकनंदा नदी। तो देखिए अगर भगीरथी नदी प्लस, देखिए मैं बता भगीरथी नदी प्लस अलकनंदा होते हैं तो उसे बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं?
देव प्रयाग। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विष्णु प्रयाग जो होता है वह अलकनंदा के साथ साथ वह धौली गंगा में जब जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अलकनंदा बोलते हैं। क्लियर है? तो विष्णु विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, शायद दिया हुआ देखिए। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान देके देखिए, काफ़ी कंटेंट इनका ऐसा कहीं नहीं रहता। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहीं से पढ़ा हूँ जीएस। अगर आप लोग देख रहे होंगे मेरे अंदर कुछ अगर सुधार आया हो तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए ये आप लोग का नदी जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से। सबसे पहले देखिए ये आपका विष्णु प्रयाग है, ये आप लोग का नंद प्रयाग है। उसके साथ साथ देखिए ये सारे चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। यानी कि सिंपल वे में आप लोग को देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता, इस चीज़ को आप लोग याद कर लिए। कुछ 5 कुल पंच प्रयाग होते हैं। पंच प्रयाग में फ्रेंड्स आप लोग इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। देखिए विष्णु प्रयाग जो होता है वह अलकनंदा प्लस धौली गंगा, विष्णु प्रयाग जो होता है वह अलकनंदा प्लस धौली गंगा से होता है। क्लियर है? और देखिए नंद प्रयाग अलकनंदा तो कॉमन रहेगा। देखिए मैं फिर आप लोग को बोलना चाहता हूँ, अलकनंदा जो होता है आप लोग का वह कॉमन है, अभी जस्ट मैं फिर बोला था। ठीक है, यहाँ पे फोकस थोड़ा सा कीजिएगा, मैं कलर को चेंज कर दिया हूँ। देखिएगा यहाँ पे अलकनंदा जो है आप लोग को वो, सॉरी, हाँ फ्रेंड देखिएगा अलकनंदा कॉमन आता है। क्लियर है? अब देखिए नंद प्रयाग में क्या कीजिएगा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी होगा। कर्ण, तो किसी भी चीज़ का कोई पिंड होता है तो पिंड का हम लोग कर्ण निकालते हैं ना। ऑलरेडी आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो क्या बोलते हैं, पिंड है। तो पिंड में क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस टाइप से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। नंदाकिनी में देखिए नंद नदी है, नंदाकिनी में नंद प्रयाग कर सकते हैं। धौली, तो धौले क्या होता है, विष्णु होता है। और देखिए अगला मंदाकिनी, तो फ्रेंड मंदाकिनी आप लोग देखेंगे तो रुद्र प्रताप से संबंधित था। और देव प्रयाग तो सबसे फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए देव प्रयाग में ही गंगा नदी का निर्माण होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो अलकनंदा नदी प्लस भागीरथी मिलकर फ्रेंड्स देव प्रयाग में ही दोनों मिलने के ही मिल जाने के बाद ही गंगा नदी का निर्माण होता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो मैं बोला आ गया, किस प्रमुख शिलालेख में अशोक ने धम्म का वर्णन किया गया। सबसे फेमस क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी मैं बताना चाहता हूँ, अशोक के बृहद शिलालेख 11वां नंबर में अशोक ने धम्म का वर्णन किया गया। याद रखिएगा। तो फ्रेंड धम्म का जो ये क्वेश्चन आता है, अशोक ने धम्म का वर्णन किस शिलालेख में किया गया, तो देखिए 11th में किया था। इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर है? और सातवां अभिलेख में कलिंग युद्ध का जिक्र किया गया था। क्लियर है? टोटल अभिलेख की संख्या कितना था, 14 था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए क्या लिख रहा, देखिए सबसे पहले शिलालेख नंबर 5 लिख रहा। तो फ्रेंड लिख रहा, धम्म महापात्र के बारे में गुलामों के साथ सही व्यवहार करने की बात करता है। अधिकारियों के एक विशेष कैडर धम्म हम गोसा को नियुक्त किया गया और उन्हें राज्य के भीतर धम्म के प्रसार का काम सौंपा गया है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग देखिए, कलिंग के बारे में लिख रहा है ना। देखिए कलिंग पर विजय का उल्लेख है, यानी कि 13वां में लिख रहा है ये। क्लियर है? 13वां पे वह लिख रहा है ये। सातवां शिलालेख सबसे लंबा था, सॉरी मिस्टेक हो रहा था हमसे, सॉरी। चलिए अब फ्रेंड्स देखिए, अशोक की बोध गया का पहली यात्रा और बोधि वृक्ष धम्म की यात्रा को महत्व दिया, किसमें, 8वां में दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं आप। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन थे। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोगों को पता होगा, देखिए सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन, देखिए ये गोल था, इसे बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें ये जो पूरे भारत में जो, सॉरी, ये जो हुआ था वह देखिए सबसे पहले हुआ था कुल विश्व में राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ, 3 हुआ था। एक हुआ था सबसे पहले 1930 हुआ था, फिर 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। क्लियर है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए टेन्यूर याद कीजिए। देखिए 1900 लेकर 1926 से लेकर 1931 तक जो टेन्यूर था वह लॉर्ड इरविन का था, लॉर्ड इरविन का था। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन का तो था, लेकिन पहला में इरविन था, लेकिन जब सेकेंड 31 यहाँ से ये ओवरऑल हो गया था। तो इरविन के बाद जो आए थे लॉर्ड वेलिंगटन आए थे। कौन आए थे? लॉर्ड वेलिंगटन आए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलिंगटन होना चाहिए। देखते हैं राइट आंसर, हाँ लॉर्ड वेलिंगटन है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें दिया है क्या, देखिए मैं बता ही देता हूँ, देखिएगा सुनिएगा। सबसे पहले फ्रेंड देखिए वायसराय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। लॉर्ड इरविन का जो टेन्योर था वह 1926 से लेकर वह 1931 के बीच में था। क्लियर है? इसके तुरंत बाद देखिए ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वह सितंबर 1931 में हुआ था। क्लियर है? और फिर 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तब तक उस समय लॉर्ड इरविन का रिटायरमेंट हो चुका था। तो उसी समय 1931 में जो बने थे, 31 से शायद 34 ही सबके बीच में बने थे, लॉर्ड वेलिंगटन बने थे। क्लियर है? तो उसमें लॉर्ड वेलिंगटन हो गए थे। और लॉर्ड माउंटबेटन का जो था 1947 का समय था। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड
कर्जन ने किया था। देखिए लॉर्ड कर्जन का भी टेन्योर काफ़ी फेमस होता ही है, तो देखिए वो 1899 याद कर लीजिएगा। सबसे पहले 1899 से लेकर 1905 के बीच में हुआ था, क्लियर है? और विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन हुआ था, उसके साथ-साथ बंगाल, यानी कि बंगाल विभाजन जो भी हुआ था, वह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। वही बात करना चाहते हैं लॉर्ड डफरिन का, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था, वह 1800 हाँ, लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वह 1885 के समय था, यानी कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो लॉर्ड डफरिन था। वही लॉर्ड मिंटो, तो लॉर्ड मिंटो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, ये 1900 लॉर्ड मिंटो, हाँ, ये 1906 से लेके 1909 तक था, ये 9 तक इन्हीं का था, लॉर्ड मिंटो का था, क्लियर है? 5-6 से आ गया था। तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वें भारतीय भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2024 का विषय क्या था? तो ये करंट अफेयर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्या लिख रहा है इसका आंसर। तो 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2024 का जो विषय थीम था, 2047 में विकसित भारत था, 2047 में विकसित भारत था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। देखिए 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले नवंबर 2024 में भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। देखिए ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए भारत मंडपम लिख रहा है, भारत मंडपम लिख रहा है, क्लियर है? ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ के बारे में, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, भारत में 2023 में भारत में 2023 में G20 का गठन हुआ था, यानी G20 आया था, तो उसका जो मेन जहाँ पे आया था भारत मंडपम के नाम से था, क्लियर है? और इसी समय मेले का जो थीम था 2047 में विकसित भारत था। चलिए नेक्स्ट, होप आइलैंड जो कि हाल ही में खबरों में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, होप आइलैंड भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे ये? आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को आंध्र प्रदेश से करंट अफेयर बताना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है आप लोग, क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो गया, क्लियर है? पहले 3 राजधानी था, लेकिन अभी एक ही एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी को घोषित किया गया है। और ऑलरेडी पता होगा यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, क्लियर है? चलिए देखिए इस चीज़ को आप लोग मैप से देख सकते हैं। होप आइलैंड बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर स्थित एक छोटे टैडपोल के आकार का आइलैंड है। होप आइलैंड के रेतीले समुद्र तटों के साथ में निकटवर्ती कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ लुप्त प्राय ओलिव, रेडीले, कछुए और घोंसले का मैदान है। तो फ्रेंड इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं ये मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा, देख ले सकते हैं, ये सारी चीज़ को नोट डाउन कर ला। अब देखिए इसी में हमारा नाम भी, अगर आप लोग हमारा नाम जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है, ये हमारा नाम लिखा हुआ है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे पनामा नहर को, तो देखिए पनामा नहर ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, ये नॉर्थ अमेरिका में है, क्लियर है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो पनामा नहर को प्रशांत महासागर का ये प्रवेश द्वार कहते हैं, क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा पनामा नहर, सबसे पहले मैं आप लोग को पनामा नहर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, इस चीज़ को आप लोग को नोट डाउन करके याद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देख लीजिए पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके साथ साथ देखिएगा पनामा नहर अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक शॉर्टकट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग का पेपर में आ सकता है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच जो शॉर्टकट जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं पनामा नहर। क्या बोलते हैं? ये पनामा नहर बोलते हैं, क्लियर है? अब पनामा नहर का उपयोग करने में शिपिंग के केन होर्न, तो केप होर्न दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी छोर के आसपास लंबे और तूफानी मार्ग के बचने में मदद करता है। तो ये चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था 1914 में हुआ था, 1914 में हुआ था, क्लियर है? और ये कहाँ पे आता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर है? और ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक शॉर्टकट है ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित नई यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या लिख रहा है? 5000। क्या लिख रहा है ये? 5000। तो इसका राइट आंसर क्या है? 5000। देखिए इसके बारे में क्या लिख रहा है, 4 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है, और ऑफलाइन लेन देन की सीमा 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। तो ये करंट अफेयर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनका कंटेंट जो होता है इनका ऐसा किसी का नहीं रहता, पूरे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और
और फ्रेंड्स मैं आरबीआई के रिगार्डिंग में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग जानिए, देखिए आरबीआई। तो फ्रेंड्स आरबीआई के बारे में ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। आरबीआई का गठन हुआ था, सॉरी, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और इसका जो वर्तमान समय जो अध्यक्ष यानी 25वां जो आरबीआई के अध्यक्ष थे, शक्तिकांत दास थे, जिसका फ्रेंड टेन्यूर ओवर हो गया। अब उनके जहाँ पे 26वां आरबीआई का जो गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा बने, यानी कि अभी वर्तमान में आरबीआई का जो नया गवर्नर बने संजय मल्होत्रा बने हैं। इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी अभी आप लोग को पता होगा, भारत के 15वें जो आरबीआई रहे थे, यानी 1983 से 1985 के समय जो रहे थे, जो कि प्रधानमंत्री रहे थे, यानी मनमोहन सिंह भी आरबीआई गवर्नर रह चुके। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को फोकस करना पड़े कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या लिख रहा, मोतीलाल नेहरू। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा नेहरू रिपोर्ट जो हुआ था 1 जनवरी शायद 1928 को हुआ था, उसमें मोतीलाल नेहरू शामिल थे। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही है। फिर देखिए चंपारण आंदोलन। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी पता होगा 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन चालू किया गया था, जो कि बिहार के मोतिहारी जिला से किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन जो था वह दो मुस्लिम भाई यानी ब्रदर्स, यानी एक शौकत अली था, एक और कोई ब्रदर्स था, दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे ए मोहम्मद अली जिन्ना लिखा, जो कि गलत था। तो राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन हमारे लिए भी बहुत नया लगा। तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, यमुना नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए मैं बात ही करना चाहता हूँ पानीपत का। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा पानीपत है क्या। देखिए पानीपत हरियाणा का एक जगह है, जहाँ पे पहली बार बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था फ्रेंड याद रखिएगा 21 अप्रैल को हुआ था, यानी 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर का विजय हुआ था, इब्राहिम लोदी की मौत हो गया था, वो भी फील्ड के मैदान में। आइए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फील्ड के मैदान यानी कि मैदान में मारा जाने वाला पहला कौन थे। तो फ्रेंड इब्राहिम लोदी जो है युद्ध के मैदान में ही मारे गए थे। क्लियर है, ये याद कीजिएगा। और दूसरा जो पानीपत का जो लड़ाई हुआ था, देखिए मैं बता देता हूँ। पानीपत का जो टोटल लड़ाई हुआ, टोटल हुआ फ्रेंड 3 हुआ। पहला हुआ था 1526 में हुआ था। क्लियर है। सेकेंड जो हुआ था 1556 में हुआ था। क्लियर है। और तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रख कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए पानीपत यमुना नदी के किनारे बसा है। पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का मकबरा। यानी कि फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो पानीपत में ही है। क्लियर है। ये सारी चीज़ देख ले, कंटेंट कहाँ मिलेगा, बस इस चैनल में, यानी कि एसबीआई चैनल में। चलिए अब नेक्स्ट, सलारगंज गेट किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सलारगंज गेट भारत राज्य के हरियाणा राज्य में। कहाँ पे ये, हरियाणा राज्य में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरियाणा में जो चुनाव हुआ था वहाँ पे सीएम कौन बने। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हरियाणा के नए सीएम कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ऑलरेडी आप लोगों को पता हो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, चंद्रबाबू नायडू। और वही बात करना चाहते हैं यूपी का कौन है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है आदित्यनाथ योगी। और राजस्थान का भी मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब देख सकते हैं इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए सलारगंज गेट हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री सलारगंज की याद में बनाया गया था। सलारगंज गेट का निर्माण फैज नवाब सड़क में करवाया था। यह पानीपत शहर के मध्य में मुख्य सड़क के पर स्थित है। अब देखिए इनका लास्ट में देखिए ये मेन इंपॉर्टेंस है ब्रेन गेम। देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, अब देखिए ब्रेन गेम होता है। तो देखिए ब्रेन गेम में क्या लिख रहा है क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए ये मैं ऑपरेशन के दौरान बता रहा था, क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए क्या लिख रहा, वित्त मंत्रालय में वर्तमान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से शुरू होगा और 3 साल तक चलेगा। देखिए ये सब कंटेंट कहाँ मिलेगा, केवल एसजीआई चैनल में, जो कि रोहित सर पढ़ाते हैं। और हमारे लिए काफ़ी फ्रॉडली बात है फ्रेंड्स, वो झारखंड के ही रहने वाले हैं।
तो ये काफ़ी हमारे लिए एक और मोटिवेशन रहता है ये। तो देख सकते हैं आरबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं गवर्नर, तो संजय मल्होत्रा बने हैं। क्लियर है। अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने किस समिति का गठन किया था। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में सभा कर रहे 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां चलवाई। गोलीबारी के दौरान कई लोग जान बचाने के लिए वहां बने हुए एक कुएं में कूद गए, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई। इस हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। तो फ्रेंड्स कमेटी का नाम था हंटर जांच कमेटी, यानी हंटर इंक्वायरी कमेटी। ऑलरेडी देख रहे थे इसमें हंटर कमेटी 1990 यानी एविडेंस जारी किया था। क्लियर है। चलिए दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पे स्थित है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पे स्थित है ये, चिनाब नदी पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये और ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। तो विट्ठल स्वामी मंदिर ये आप लोग का कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे ये, कर्नाटक राज्य में। ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण कराया था कृष्ण देव राय ने करवाया था। क्लियर है। चलिए प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा प्लासी, प्लासी जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए भागीरथी के साथ साथ हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। तो ये सब सारी चीज़ों को देख लीजिए। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो देख लीजिए क्या लिख रहा है ये, यूपी के रहने वाले शिव प्रताप शुक्ला, यानी कि शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और फ्रेंड्स आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है यानी कि द्रौपदी मुर्मू, वो भारत के किस राज्य का राज्यपाल रह चुकी है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा राष्ट्रीय जल उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दर्रा राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि घड़ियालों के लिए लोकप्रिय है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 16 जनवरी को मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप दिवस। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय लोकपाल दिवस भी मनाया जा रहा है, जो कि इसी साल से स्टार्ट हुआ मनाने के लिए। तो फ्रेंड आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 16 जनवरी से ही राष्ट्रीय लोकपाल दिवस भी मनाया जा रहा है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये और ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा हमारा झारखंड में है ये डीवीसी, जो कि कोडरमा जिला में आता है ये। तो दामोदर घाटी परियोजना जिसका स्थापना हुआ था 7 जुलाई 1948 को, और वह भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां वित्त आयोग का कार्यकाल कब समाप्त होता होगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे, आप लोग को पता होगा सरकार ने 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की है। यानी कि सातवां वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा, यानी कि 2026 में ये समाप्त होगा। और इसकी घोषणा कब हुआ था, तो 16 जनवरी 2025 को किया गया था। क्लियर है। अभी सातवां वेतन आयोग का कार्यकाल चल रहा था। तो ये सारे कंटेंट को आप लोग देख लें। इसमें आप लोग को देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, करंट अफेयर भी लाजवाब मिला आप लोग का, प्रेजेंट कौन सा डे वो भी, हिस्ट्री भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लाजवाब थे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर क्लास को वॉच कीजिएगा। SGI देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं चैनल का भी नाम है रेलवे ग्रुप डी का डिस्काउंट चल रहा। और सर को देख लीजिए काफ़ी फेमस सर है ये, देख लीजिए ये है, तो देख लीजिए। और भी जो इसके साथ फैकल्टीज लोग हैं काफ़ी तगड़े हैं। और देख लीजिए आप लोग को सारी चीज़ को यहाँ पे छूट भी मिल रहा। तो ये है आप लोग का। और देख सकते हैं मैथ्स का भी टीचर है, यानी कि आकाश सर हैं ये। तो और ये नितिन सर है, इनसे तो मैं नहीं पढ़ा हूँ। देखिए ये क्लास आप लोग जरूर वॉच कीजिए। अगर GS इनसे आप पढ़ लिए हैं तो शायद आप लोग GS का टीचर बन जाएंगे, मैं तो बस यही बोलता हूँ। तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को, काफ़ी बेटर होगा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद इनका स्टूडेंट हूँ और आज भी मैं वॉच करता हूँ, आप ही लोग के जैसा हूँ। तो ज़रूर वॉच कीजिए। और इनके ऐसा टीचर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिला, इनके ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए, देख लीजिए। और चैनल का नाम ही आप लोगों को मैं बता दिया था, ठीक है। तो चलिए SGI कंपटीशन क्लास है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट। चलिए थैंक यू सो मच।